नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने अप्रैल 2023 का कंटेंट समाप्त किया है। आज की क्लास से हम शुरू करने वाले हैं मई 2023, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी तक 4 महीने का जो करंट अफेयर्स है, राजस्थान का करंट अफेयर्स खास तौर से, वो हमारा समाप्त हो चुका है। और मई में भी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हमारा चैप्टर होता है योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां एवं अभियान। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ज़्यादा चर्चा में है योजना, तो इसके जो डिटेल में पैरामीटर हैं वो भी आपको याद में रखने चाहिए, यानी कि इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं सारे आपको याद रखने हैं। योजना का संचालन देवस्थान विभाग द्वारा किया जा रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, सहायक को साथ ले जाने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी, आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा या कर सकेगी। और वर्ष 2023-24 में इस योजना के तहत 40,000 नागरिकों को यात्रा कराई जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना क्या देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है? तो बिल्कुल सही बात है, देवस्थान विभाग द्वारा एक ये योजना संचालित है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। साथ के साथ इस विभाग द्वारा एक और योजना संचालित है, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, वो थी नंदन कानन योजना, जो कि मंदिर की चारदीवारी से संबंधित है, मंदिरों के संरक्षण से संबंधित है। इसमें पेड़ भी लगाए जाते हैं, पीपल, आंवला, कल्पवृक्ष के। दोनों ही योजनाएं देवस्थान विभाग द्वारा संचालित हैं। सहायक को साथ ले जाने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। यही वाला कथन जो है ये इसका उत्तर है, यानी कि सहायक ले जाने के लिए न्यूनतम आयु 65 नहीं, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 70 वर्ष। पहले ये 65 थी, इसमें परिवर्तन किया गया है कि सहायक को, अगर वरिष्ठ नागरिक कोई ऐसा है जिसके साथ उनका जीवन साथी भी नहीं जा रहा है और उनको सहायता के लिए एक सहायक की जरूरत है, तब आवेदक की न्यूनतम आयु 70 वर्ष होनी चाहिए। ये पहले 65 वर्ष थी, इसको बढ़ाकर अब 70 कर दिया गया है। आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकता है, तो ये एकदम सही बात है। और 2023-24 में इस योजना के तहत 40,000 नागरिकों को यात्रा कराई जाएगी, ये बात भी सही है। पहले ये था 20,000, अब नए बजट में इसको 40 कर दिया गया है। इस 40 को भी कैसे डिवाइड किया जाएगा? इसमें से 36,000 होंगे रेल मार्ग द्वारा और 4,000 होंगे हवाई जहाज द्वारा, यानी वायुयान मार्ग द्वारा। पहले ये संख्या थी 20,000, यानी कि 18,000 रेल मार्ग द्वारा और 2,000 वायुयान मार्ग द्वारा। अब ये कर दिया है 36 और 4,000 हवाई जहाज के द्वारा, यानी वायुयान मार्ग द्वारा। केवल एक ही स्थान है जिसकी यात्रा कराई जा रही है और एकमात्र स्थान है इस योजना के तहत जो भारत से बाहर है। कौन सा है वो है पशुपतिनाथ मंदिर। कहाँ है ये? काठमांडू। और काठमांडू कहाँ है? नेपाल। एकमात्र स्थान इस योजना में जो भारत के बाहर है, विदेश में है, और एकमात्र स्थान जिसके लिए हवाई जहाज से यात्रा कराई जा रही है। योजना 2013 में शुरू हुई थी, फिर 16 में इसमें हवाई जहाज को भी जोड़ दिया गया है और अब इसकी संख्या बढ़ाकर 20 से कितनी कर दी गई है? 40,000 वरिष्ठ नागरिक। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहां भी ये पूछा है, सही नहीं है। यह राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है, पहली बात। तो क्या फ्लैगशिप योजना में शामिल है? कुल कितनी फ्लैगशिप योजनाएं सरकार द्वारा संचालित? 33 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, तो उनमें बाल गोपाल योजना शामिल है, ये बात सही है। योजना के तहत विद्यार्थी को सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है। अगर ऐसे लिखा है सेंटेंस या फिर ये लिखा है सप्ताह में पूरे या पूरे सप्ताह दूध उपलब्ध कराया जाता है, तो भी दोनों बात सही है, क्योंकि इसमें रविवार जो है उसका अपने आप ही अवकाश माना जाता है, तो सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है। पहले ये 2 दिन था। 2 दिन कौन कौन से थे? जब योजना शुरू की गई थी तो 2 दिन थे, मंगलवार और शुक्रवार। बाद में मंगलवार को चेंज करके कर दिया गया बुधवार और शुक्रवार। अब इसको पूरे सप्ताह कर दिया गया है। योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा, तो यही कथन सही नहीं है, यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नहीं, बल्कि इसका संचालन कौन करेगा? राजस्थान सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग। और योजना के लिए वर्ष 2023-24 के लिए इसका बजट 864 करोड़ रुपए रखा गया है, ये भी बात सही है। पहले बजट कम था, 500 करोड़ के आसपास था, अब इसको बढ़ा दिया गया क्योंकि सप्ताह में जो दूध के दिन है वो पहले केवल 2 दिन थे, अब इसको कर दिया है 6 दिन। योजना शुरू हुई थी नवंबर 2022 में, 29 नवंबर 2022 को योजना शुरू हुई। इसके साथ साथ एक और योजना शुरू हुई थी, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इस योजना में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के
जो छात्र हैं वो पात्र होंगे। कक्षा 1 से 5 तक के जो छात्र हैं उनको 150 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के जो छात्र हैं उनको, छात्राएं, छात्र मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब विद्यार्थी दोनों शामिल है, उनको 200 मिलीलीटर दूध का वितरण किया जाएगा। योजना कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। इसी के साथ ही यानी जिस दिन ये शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, 29 नवंबर 2022, इसी दिन एक और योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। उसमें भी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। वह योजना भी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ही संचालित है। पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणियों के 6 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को दी जाने वाली मासिक सहायता राशि कितनी है। इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कंफ्यूजन इसलिए है, पहले तो पालनहार से आप हो सकता है एक ही बार में कोई ना कोई इसमें से रकम सोच लें, ऐसा आपको नहीं पढ़ना है। पहले इसमें कैटेगरी पढ़नी है। पहले तो इसमें 2 श्रेणियाँ हैं, एक तो श्रेणी है अनाथ बच्चों की और एक है अनाथ के अलावा अन्य जो बच्चे हैं। पहले तो यही 2 श्रेणी है, तो क्वेश्चन में आपको पहले तो यहाँ ध्यान देना है, अनाथ बच्चों के लिए पूछा है या अनाथ के अलावा अन्य श्रेणियों के लिए पूछा है। 2 तो पहले इसमें श्रेणी है और हर श्रेणी में 2 आयु वर्ग हैं, यानी कि एक आयु वर्ग है 0 से 6 वर्ष और एक आयु वर्ग है 6 से 18 वर्ष। तो अगर आपसे कोई सीधा सीधा पूछे कि पालनहार योजना में सहायता राशि कितनी दी जाती है, तो इसका कोई आंसर नहीं है। पहले आपको कैटेगरी पूछना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी में और किस आयु वर्ग के बच्चों में कितनी सहायता राशि आप पूछ रहे हैं, उस हिसाब से आपको उत्तर देना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अनाथ श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणी यानी ये वाली श्रेणी पूछा है, और उसमें भी 6 से 18 वर्ष यानी इसमें और ये वाली चीज हमसे पूछी गई है। तो हम ये दोनों देख लेते हैं क्या है। अनाथ श्रेणी के बच्चों में 0 से अगर 6 आयु वर्ग के हैं तो उनको दिए जाते हैं 1500 रुपये, यानी कि 1500 रुपये। 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे हैं तो उनको दिए जाते हैं 2500 रुपये। ये घोषणा पुराने बजट यानी कि बजट 2022-23 में ही कर दी गई थी अनाथ श्रेणी के बच्चों के लिए। अब इसके अलावा जो अन्य श्रेणी के बच्चे हैं उनमें 0 से 6 आयु वर्ग के लिए दिए जाते हैं 750 रुपये और 6 से 18 आयु वर्ग के लिए दिए जाते हैं 1500 रुपये। ये घोषणा अब की गई है नए बजट में, यानी कि 2023-24 में। उसके बाद ये पहले से है। वर्तमान में इतने दिए जा रहे हैं, कितने, अनाथ श्रेणी में 0 से 6 1500, अनाथ श्रेणी में 6 से 18 2500, अन्य श्रेणियों में 0 से 6 750 और 6 से 18 1500। ये वर्तमान है। पहले की बात करें अगर, वैसे तो अब उसका कोई मतलब है नहीं। पहले इन सभी को यानी कि अनाथ हो या अन्य श्रेणी हो सभी को बराबर थे, और कितने थे, 0 से 6 के लिए 500 थे और 6 से 18 के लिए 1000 थे। तो पहले 500 और 1000 थे, तो पहले ये थी रकम, फिर इनका बढ़ा दिया गया, यानी कि अनाथ श्रेणी के बच्चों को बढ़ा के कर दिया गया 1500 और 2500, और फिर अन्य श्रेणियों का कर दिया गया 750 और 1500। अब आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, अनाथ के अलावा अन्य श्रेणी, यानी ये अन्य श्रेणी, और 6 से 18 वर्ष यानी ये 6 से 18 वर्ष। तो यहाँ इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपसे ये पूछा गया है, यानी कि उत्तर क्या होगा इसका, 1500, यानी कि बी। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, चारों आपको याद रखनी है। अनाथ है या अन्य बच्चों की श्रेणी है और आयु वर्ग कितना है, उस हिसाब से उत्तर। और ये योजना भी कौन से विभाग द्वारा संचालित है, तो ये योजना का संचालन, इस योजना का संचालन भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अब आप पूछ सकते हैं कि अन्य श्रेणी में क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें बहुत सारी श्रेणियां हैं। अनाथ, ये पालनहार योजना को हमने डिटेल में पढ़ा था। अनाथ श्रेणी यानी कि माँ बाप दोनों ही नहीं है। अन्य श्रेणी में जैसे कि माँ बाप में से किसी एक को कारावास दे दिया गया है, आजीवन कारावास दे दिया गया है, या सिलिकोसिस से पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं, HIV से पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं। ऐसे करके मतलब इसमें बहुत सारी श्रेणियां हैं, वो अन्य श्रेणियों में शामिल की जाती हैं। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस या किन दुधारू पशु या पशुओं का बीमा कवर दिया जाता है। गाय, बकरी और भैंस, 3 दिए गए हैं। अब आपसे ऑप्शन में पूछा गया है केवल एक, यानी कि सिर्फ गाय को बीमा कवर मिलता है। ऑप्शन बी है 1 और 2, यानी कि गाय और बकरी को बीमा कवर मिलता है। ऑप्शन सी है 1 और 3, यानी कि गाय और भैंस को बीमा कवर। और ऑप्शन डी है 1, 2, 3, यानी कि तीनों को ही बीमा कवर दिया जाता है।
ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है, अभी अभी सेकंड ग्रेड री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नई योजना है, राजस्थान के बजट में घोषित की गई थी और महंगाई राहत शिविर में भी शामिल है। उसमें तो 10 योजनाएं शामिल है, उनमें से एक ये भी है। क्वेश्चन आने की संभावना इसमें से है, सेकंड ग्रेड में आ भी चुका है। तो जब बजट में घोषणा की गई थी इस योजना की, तब इसमें केवल गाय को ही शामिल किया गया था और इसमें जो भी पशु हैं उनका दुधारू होना जरूरी है, यानी कि गाय है, भैंस है या बकरी है, जो भी है दुधारू होना, यानी कि दूध देना उसका जरूरी है उस पशु का। तो इसमें दुधारू गाय को शामिल किया गया था जब इसमें बजट में घोषणा की गई थी। बाद में इसमें भैंस को भी शामिल कर लिया गया है और प्रति पशुपालक परिवार अधिकतम कितने, तो 2 दुधारू पशुओं का बीमा इसमें किया जा सकता है। अब वो दुधारू पशु 2 कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 2 गाय हो सकती हैं या 2 भैंस हो सकती हैं, या 1 गाय और 1 भैंस हो सकती है। तो क्वेश्चन का उत्तर तो क्या है इसमें, 1 और 3, यानी कि ऑप्शन सी। अधिकतम जो बीमा है राशि कितने तक है, तो 40,000 रुपए प्रति पशु, 40,000 प्रति पशु, ये अधिकतम है। इससे कम का भी बीमा कवर हो सकता है, यानी पशु की कीमत आंकी जाएगी कितनी है उस हिसाब से अधिकतम बीमा कवर एक पशु का कितना, 40,000। अब इसमें एक और बात है खास कि अगर किसान या पशुपालक की आय 8 लाख रुपए तक है, तब तो उसको इस बीमा कवर के लिए कोई भी प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं करना है। यहां मैं लिख देता हूं, अगर किसान की आयु 8 लाख तक, आय 8 लाख रुपए तक किसान की आय है वार्षिक, तब तो उसको बीमा प्रीमियम का कुछ भी भुगतान नहीं करना है। लेकिन अगर वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है तो क्या होगा, तब इस पशुपालक को प्रति पशु 200 रुपए वार्षिक, ये क्या है, ये बीमा की प्रीमियम किस्त है जो उसको भरनी होगी। तो योजना क्या सभी के लिए निशुल्क है, तो ऐसा नहीं है, सभी पशुपालकों के लिए निशुल्क नहीं है। 8 लाख रुपए तक जिनकी वार्षिक आय है उनके लिए योजना निशुल्क है। 8 लाख से अधिक अगर वार्षिक आय है तब प्रति पशु अधिकतम 200 रुपए वार्षिक प्रीमियम राशि भरनी होगी पशुपालक को, और एक पशु की अधिकतम 40,000 रुपए तक का बीमा कवर उनको प्राप्त हो सकता है। एक पशुपालक परिवार में अधिकतम 2 पशुओं का बीमा किया जा सकता है और वो 2 पशु गाय या भैंस या दोनों गाय हो सकती है। योजना की शुरुआत में केवल गाय ही शामिल थी और इस योजना से लगभग 20 लाख पशुपालक या किसान कह सकते हो आप, वैसे तो पशुपालक कहना ज्यादा सही है, ये इससे लाभान्वित होने की संभावना है। इतना लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। अच्छा, और योजना का बजट, एक चीज और रह गई, वार्षिक बजट कितना है, योजना पर कितने खर्च होंगे, ये है 750 करोड़ रुपए। ये वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए है, हो सकता है अगले वर्ष इसमें कुछ और बढ़ोतरी या कमी की जा सके। अभी वार्षिक बजट कितना है, 750 करोड़ रुपए। सिनेमा ऑन व्हील कार्यक्रम का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जा रहा है। पहले तो कार्यक्रम क्या है ये समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूं, क्या पर्यटन विभाग, दूसरा है शिक्षा विभाग, कला एवं संस्कृति या देवस्थान विभाग। तो इसका उत्तर है शिक्षा विभाग। सिनेमा ऑन व्हील कार्यक्रम का संचालन शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब कार्यक्रम क्या है ये, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, सिनेमा ऑन व्हील्स, व्हील यानी पहिए, पहियों पर सिनेमा, इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी एक गाड़ी होगी, ऐसा एक व्हीकल होगा जिस पर कोई बड़ी एलईडी स्क्रीन वगैरह लगा रखी होगी, जहां कुछ ना कुछ उस पर कोई मूवी, कोई डॉक्यूमेंट्री या कुछ ऐसी छोटी मोटी कोई फिल्में, ऐसे सब उस पर दिखाए जाएंगे, जिसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों में जागृति या उनकी ज्ञान, विज्ञान, इन सारी क्षमताओं को बढ़ाना। यानी कि कुछ ऐसे व्हीकल हैं जिन पर बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, और उन पर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ फिल्म, कुछ डॉक्यूमेंट्री, कोई मूवी ये चलाई जाती है। अलग अलग जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ इसका संचालन किया जाता है ताकि बच्चों में ज्ञान विज्ञान की प्रति रुचि बढ़ सके, सरकार की जो योजना है उनके बारे में जानकारी मिल सके। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक कार्यक्रम संचालित है। कब शुरू हुआ, तो वर्ष 2020 में प्रारंभ हुआ। ये कार्यक्रम शुरू किया गया था।
इसका भुगतान यानी कि इसके लिए धनराशि कहाँ से आती है? CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं उनका जो 3 साल का औसत लाभ होता है उसका 2% उनको सामाजिक कार्यों के लिए देना होता है, उसी को कहा जाता है CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा? उत्तर है इसका जयपुर। जयपुर में भी कहां किया गया? तो जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नाम क्या है? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। कब से कब किया गया? 14 से लेकर 16 जुलाई। किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा। और थीम क्या थी? ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। थीम इस बार थी सस्टेनेबल टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, ये इसकी थीम थी। बढ़े आगे। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो सहकार मसाला मेला आयोजित किया गया था जयपुर, और जयपुर के जवाहर कला केंद्र यानी शॉर्ट में JKK, जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन किया गया। यूथ को जोड़ो अभियान का उद्देश्य है पुस्तकालय से नए पाठकों को जोड़ना, राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं से युवाओं को जोड़ना, आधुनिक तकनीक से युवाओं को जोड़ना, या फिर सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय से नए पाठकों को जोड़ना। तो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग जो है उसके द्वारा ये कार्यक्रम संचालित है। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। उद्देश्य क्या है? कि युवाओं में पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति को बढ़ाना। उद्देश्य इसका ये है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकालय तक पहुंचाया जाए। इसके लिए युवाओं को नए पुस्तकालयों को नए पाठकों से जोड़ना है, पाठकों को नए पुस्तकालय को नए पाठकों से जोड़ने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है यूथ को जोड़ो अभियान, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा। मिशन लक्ष्य साधना निम्नलिखित में से किस जिले का नवाचार है? दौसा, टोंक, अजमेर या फिर अलवर? उत्तर है इसका टोंक। उत्तर इसका टोंक है। और कार्यक्रम क्या है मिशन लक्ष्य साधना? ये कार्यक्रम है कि यहाँ टोंक जिले में जो सरकारी विद्यालय हैं इनके बच्चों को, सरकारी विद्यालयों के बच्चों को IIT और नीट इनकी तैयारी कराना, इनके लिए उनको प्रिपेयर करना। नाम क्या है? मिशन लक्ष्य साधना, टोंक जिले का नवाचार है। राज्य बजट 2023-24 में घोषित राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आगामी वर्ष में कुल कितने युवाओं को भ्रमण कराया जाएगा? बजट की घोषणा है ये भी, मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई कि 10,000 युवाओं को, राजस्थान के 10,000 युवाओं को पूरे देश के अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां उनका भ्रमण कराया जाएगा, ताकि देश का कल्चर वो समझ सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। एक वर्ष में 10,000 संख्या इनकी नियत रखी गई है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अब जो कल की क्लास है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था? 13वें वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम 2023 में रजत पदक जीतने वाले भवानी सिंह शेखावत का संबंध किस जिले से है? तो झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र से संबंधित हैं भवानी सिंह शेखावत। हर्ष चौधरी, इनका संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग, तीरंदाजी, कुश्ती या फिर जेवलिन थ्रो? ये बॉक्सिंग से संबंधित रखते हैं। 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो हरियाणा के मानेसर में इसका आयोजन किया गया। राजस्थान पुलिस टीम को इसमें 2 ट्रॉफी भी मिली। कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। मनीषा चौधरी का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो माउंटेन बाइक साइकिलिंग से इनका संबंधित है। इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम का निर्माण किस स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है? प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत। कवच मोबाइल ऐप, यह है ऐप, कवच मोबाइल, चलो ऐप लिख ही देता हूं मैं, कवच मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन की पहल है? तो अलवर, दौसा, जयपुर या फिर करौली? तो ये दौसा जिला प्रशासन की पहल है। किससे संबंधित है? सिलिकोसिस की रोकथाम से संबंधित।
जयपुर और जोधपुर के बाद राजस्थान का तीसरा स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ खोला जाएगा? ये उदयपुर में खोला जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट भी नियत किया गया है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्ति हेतु किस संस्थान के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया है? यह है ब्रह्म कुमारी संस्थान। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्तर का बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड प्रदान किया गया? यह है राजीव कश्यप, जो कि खनन व्यवसायी है। और अंतरराष्ट्रीय घुड़सवार संघ द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में एशिया की नंबर 1 घुड़सवार बनने वाली दिव्यकीर्ति सिंह का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है जयपुर से। अब एक और बात, कल की क्लास में जैसे आज हमने एक लास्ट में क्लास रिवाइज की है, ऐसी कल की क्लास में जो उससे पुरानी क्लास रिवाइज की थी, यानी कि क्लास नंबर 23, उसमें एक क्वेश्चन था जिसका उत्तर था मूलचंद लोढ़ा, यानी कि जो जागरण सेवा मंच संस्थान है किसके द्वारा संचालित है। उसमें 4 जो ऑप्शन थे, राजस्थान के 4 व्यक्तियों को जो पद्मश्री अवार्ड मिले, चारों का नाम था। लास्ट में मूलचंद लोढ़ा था, तो मैंने कल गलती से ऐसा बोल दिया है कि जैसे ऑप्शन ए बी सी जो ऊपर थे, यानी कि जिसमें हुसैन बंधु दोनों और एक लक्ष्मण सिंह, और मैंने डी ऐसे बोल दिया था कल कि ऊपर वाले तीनों जयपुर से हैं और डी यानी कि मूलचंद लोढ़ा उदयपुर से हैं। वो गलती से मैंने उदयपुर बोल दिया है। और डी यानी कि मूलचंद लोढ़ा का संबंध कहाँ है? डूंगरपुर से। उससे पहले वाली क्लास में हमने इसको सही पढ़ा है, डूंगरपुर ही पढ़ा है, डूंगरपुर ही लिखा है, यानी कि 23 नंबर क्लास जब हमने पढ़ी थी तब डूंगरपुर ही पढ़ा है, डूंगरपुर ही लिखा है, आदिवासी क्षेत्र से वो संबंधित है। लेकिन कल रिवीजन के टाइम बाय मिस्टेक मुझसे डूंगरपुर की बजाय उदयपुर बोलने में आ गया, तो वो उदयपुर नहीं डूंगरपुर ही है। आप में से किसी ने कमेंट में ये बात बोली थी, तो एक बार मैं सभी के लिए थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि मूलचंद लोढ़ा का संबंध डूंगरपुर से। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।